हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम HDFC बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि HDFC बैंक इंडिया का लार्जेस्ट लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जबकि एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोस्तों, इन बैंकों में सभी का सेविंग्स अकाउंट्स नहीं होता है। दोस्तों, इसका एक रीजन है। वो क्या रीजन है कि यहाँ पर आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना होता है और अगर आप बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चार्जेस देना होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो नॉर्मल पीपल होते हैं जिनकी अर्निंग काफी कम होती है, उन लोगों का अकाउंट इन बैंकों में नहीं होता है। अब हम दोस्तों इनके सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके सर्विसेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि HDFC का मोबाइल बैंकिंग काफी ज्यादा शानदार होता है। हालांकि एक्सिस बैंक भी इस मामले में काफी अच्छा है। एक्सिस बैंक का भी मोबाइल बैंकिंग काफी शानदार होता है, लेकिन HDFC बैंक से शानदार एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक डूब ही नहीं सकते हैं। ये मान के चलो कि ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है कभी भी, तो ऐसे केसेस में इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये बैंक डूब जाएं। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर माइनर को भी ये दोनों ही बैंक ATM कार्ड इश्यू करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सेम यही रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सिस बैंक भी ऑफर करता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक सेम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप HDFC बैंक में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर HDFC बैंक आप लोगों को 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक यहाँ पर 1 ईयर FD के ऊपर 6.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप लोगों को 7.20% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्सिस बैंक HDFC बैंक से 0.10% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सिस बैंक बेस्ट हो जाता है HDFC से। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो आप लोगों को यहाँ पर HDFC में रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 10,000 रुपए मेंटेन करना होता है। जबकि यहाँ पर एक्सिस बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सिस बैंक के केस में अगर आप एक्सिस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक फंडिंग करना होता है। ये मिनिमम बैलेंस नहीं है दोस्तों। आपको फर्स्ट टाइम जब आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो अगर आप रूरल में जा रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को 3,000 रुपए फंडिंग करना होगा, यानी कि 3,000 रुपए डिपॉजिट करना होगा। और अगर आप सेमी अर्बन में जा रहे हो तो 6,000 रुपए, वहीं पर अर्बन में जा रहे हो तो 15,000 रुपए, मेट्रो सिटी में जा रहे हो तो 16,000 रुपए। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना इनिशियल फंडिंग करना होगा अकाउंट ओपन करते समय। हालांकि इनका जो मिनिमम बैलेंस है
वो है रूरल में आप लोगों को 2500 रुपए मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 12000 रुपए मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक का ये माइनस पॉइंट हो जाता है कि एक्सिस बैंक में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके अलावा अकाउंट ओपन करते समय यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा फंडिंग करना होता है, ज्यादा कैश डिपॉजिट करना होता है, तभी आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करके देता है। दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को देखें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों ही बैंकों में अगर आप अपना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर आप लोगों को 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। बीच ओवर दोस्तों लोअर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 600 रुपए चार्जेस देना ही देना होगा। दोस्तों इन्होंने अपने वेबसाइट में साफ साफ लिखा है। तो आप इन दोनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर भूल कर भी आप अपना मिनिमम बैलेंस कम मत करना, नहीं तो ये मंथ के एंड में जैसे ही आपका जो मिनिमम बैलेंस नहीं आएगा तो मंथ के एंड में ये तुरंत के तुरंत चार्जेस काट लेंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप इन दोनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हो तो। दोस्तों इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एचडीएफसी बैंक में 20 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है पर एसएमएस, जबकि एक्सिस बैंक में आप लोगों को 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना होता है। और अगर हम मैक्सिमम एसएमएस अलर्ट चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एचडीएफसी ने तो खैर क्लियर नहीं किया है अपने वेबसाइट में, लेकिन यहाँ पर एक्सिस बैंक ने क्लियर किया है। एक्सिस बैंक में मैक्सिमम आप लोगों को 25 रुपए पर मंथ चार्जेस देना होता है। यहाँ पर आपका कितना भी एसएमएस आए आपको 25 रुपए पर मंथ चार्जेस देना होता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने क्लियर नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक ने यही लिखा है कि 20 पैसे पर एसएमएस प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के मामले में यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है एक्सिस बैंक का, यहाँ पर 2 प्लस पॉइंट है एक्सिस बैंक का और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का सब प्लस ही पॉइंट है, बस माइनस पॉइंट इनका एसएमएस अलर्ट का है, इसके अलावा एफडी का है। अब इसके अलावा दोस्तों आ जाता है चेकबुक। अब दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि एक्सिस बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 25 पेज का 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगों को 25 पेज का 75 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। एक्सिस बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सिस बैंक में अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर पेज का 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक्सिस बैंक का ये एक प्लस पॉइंट है कि एक्सिस बैंक आप लोगों को चेकबुक जो है चेकबुक कम प्रोवाइड कर रहा है, 5 चेकबुक कम प्रोवाइड कर रहा है एचडीएफसी से, लेकिन यहाँ पर चार्जेस ये कम ले रहा है। वैसे देखें तो यहाँ पर 25 पेज का 100 रुपए ले रहा है, यानी कि 25 चौका 104 रुपए ये भी हो गया, तो 4 रुपए ये भी, यहाँ पर दोनों सेम है। यहाँ पर ओनली ये फ्री के कंडीशन में एक्सिस बैंक थोड़ा 5 पेज आपको कम प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मनी बैक डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जबकि यहाँ पर एक्सिस बैंक आप लोगों को सिक्योर प्लस डेबिट कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम इन दोनों ही डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 3 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जबकि एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बारीक से नजर डालें तो यहाँ पर लिमिट के मामले में दोनों ही बैंक सेम है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों को 25,000 मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को 50,000 मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग 3 लाख मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो यहाँ पर माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट दोनों है इन दोनों बैंकों में, तो यहाँ पर दोनों बैंक सेम है। दोस्तों अगर हम चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को मनी बैक यानी कि एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड पर 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जबकि एक्सिस बैंक के सिक्योर प्लस डेबिट कार्ड पर आप लोगों को 300 रुपए प्लस जीएसटी पर ईयर चार्जेस देना होता है, यानी कि एनुअली 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब माइनस पॉइंट हो जाता है एक्सिस बैंक का कि यहाँ पर 100 रुपए ज्यादा ले रहा है एचडीएफसी से। तो दोस्तों यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है।
दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो इन दोनों ही बैंकों के ओन एटीएम से आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, दूसरे बैंक के एटीएम से आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को एचडीएफसी बैंक में फाइनेंशियल में 21 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल में आप लोग को 8 रुपए 50 पैसे प्लस चार्जेस देना होगा, प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। जबकि एक्सिस बैंक में आप लोगों को फाइनेंशियल में 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा और नॉन फाइनेंशियल में इन्होंने क्लियर नहीं किया है अपने वेबसाइट में, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इन्होंने फाइनेंशियल का ही चार्जेस वहां पर लिखा है, वहां पर कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा है, ना फाइनेंशियल लिखा है ना नॉन फाइनेंशियल लिखा है। इन्होंने सेम लिखा है कि यार 20 रुपीज अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो 20 रुपीज प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में इनके ब्रांच में 4 बार मंथली कैश डिपॉजिट कर सकते हो और अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो ऐसे केसेस में पर ट्रांजेक्शन आप लोग को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों यहाँ पर जब भी हम किसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट को आपस में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाते हैं। अगर हम सभी हिडन चार्जेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को बोर भी महसूस होगा। हालांकि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत ही जल्दी 2024 का, और एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा 2024 का। तो इस वीडियो का वेट करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि अभी कमेंट भी पेंडिंग है, कमेंट भी लोग कर रहे हैं कि इस पर बनाइए उस पर बनाइए, तो मैं डेली एक कमेंट का वीडियो में डाल रहा हूं चैनल पर। ऐसा नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। अब डेली तो 3-3 4-4 वीडियो तो डाल नहीं सकता हूं, अकेले हूं, अकेले ही काम करता हूं, तो जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर लेट आपको मिल सकती है, लेकिन डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब यही था इन दोनों बैंकों में डिफरेंट। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बैंक में हमको सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। दोस्तों मैं यहां पर अगर मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं यहां पर कहूंगा कि एचडीएफसी बैंक बेटर है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं है। एचडीएफसी बैंक में कम से कम मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है और एचडीएफसी बैंक का सर्विस काफी शानदार होता है एक्सिस बैंक से दोस्तों, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में मेरा काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, जबकि एक्सिस बैंक का एक्सपीरियंस मेरे पास में नहीं है। अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का अकाउंट्स है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कि एक्सिस बैंक के कर्मचारी कैसे होते हैं। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही बैंकों के कर्मचारी काफी बेस्ट होते हैं। इन दोनों ही बैंकों के ब्रांच में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही बैंक काफी बड़े लेवल के बैंक हैं और ये दोनों ही बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। तो ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इनके कर्मचारी काफी अच्छा कस्टमर से रिस्पॉन्स करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप अंदाजा करिए कि मुझे किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।